सो फ्रेंड्स, JOIT 939 सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा था, बट अभी इसके बाद रेगुलर वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर इसके बाद कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम 3 चीज़ों के आधार पे जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ गया साइज़ के आधार पे, दूसरा वर्क के आधार पे यानी कि एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल है या हाइब्रिड है, और तीसरा पर्पज़ के आधार पे यानी कि जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाना है कंप्यूटर या फिर स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले साइज़ के आधार पे अगर हम देखें तो सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, फिर उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर लास्ट में मोस्ट पावरफुल होता है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर के मुकाबले साइज़ में सबसे छोटे होते हैं और लीस्ट पावरफुल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं? सबसे पहले तो डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया। डेस्कटॉप यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जिसको आप PC भी कहते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद नोटबुक हो गया या लैपटॉप हो गया या फिर इसको अल्ट्रा बुक भी कहते हैं, तो ये भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि पहला लैपटॉप किसने डेवलप किया था, तो इनका नाम था LNK। फिर उसके बाद हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं जिनको कि पाम टॉप भी कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं। पाम टॉप बेसिकली है क्या चीज़? ये एक छोटा सा कंप्यूटर होता था जिसको आप हाथ में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में टैबलेट कंप्यूटर आ जाते हैं। तो टैबलेट आप सभी को पता होगा कि ये मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा बड़ा डिवाइस होता है जिसको कि आप हाथ में कैरी कर सकते हैं इधर उधर। फिर उसके बाद स्मार्टफोन भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर का साइज़ जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें मल्टीपल CPUs जो है एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं और एक से ज़्यादा लोग जो है इस पे एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इस टाइप के कंप्यूटर जो होते हैं ये मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं और इनको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, या फिर आपने पावर हाउस वगैरह में भी देखा होगा कि इस टाइप के कंप्यूटर जो है यूज़ किए जाते हैं, तो इनको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अब मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? PDP-11 और IBM 8000 सीरीज़। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका आंसर होगा PDP-1 जो कि 1960 में डेवलप किया गया था। PDP का फुल फॉर्म है प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। फिर नेक्स्ट आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि मिनी कंप्यूटर से साइज़ में बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कुछ इस तरह के दिखते हैं जिनको कि सर्वर्स वगैरह मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो एक साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं जिन पे कि एक टाइम पे काफ़ी सारे यूज़र जो है वर्क कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर जो है एक साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो इसलिए इस टाइप के कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी एक तो बहुत ज़्यादा होती है और डाटा को प्रोसेस करने की स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि बैंक्स हो गए, कंपनीज़ होगी या फिर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हो गए, ऐसी जगह पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा सर्वर वगैरह मेंटेन करने के लिए इस टाइप के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे गूगल का सर्वर है, आप कोई भी चीज़ गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो आपके सामने जो भी रिजल्ट आते हैं वो एक्चुअल में एक सेंटर कंप्यूटर होता है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। तो वो इस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर्ड रहती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? IBM ES000 सीरीज़, ICL 39 सीरीज़ और CDC 6600 सीरीज़, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर के मुकाबले फास्टेस्ट होते हैं, मोस्ट पावरफुल होते हैं और महंगे भी होते हैं। और सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे CPUs पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाते हैं और वो सिर्फ एक ही टास्क में फोकस करते हैं, तो इसलिए इनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब सुपर कंप्यूटर की स्पीड आपको पता है कि फ्लॉप्स में मेज़र की जाती है यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो आज के टाइम पे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो 540 पीटाफ्लॉप्स की स्पीड दे देता है। अब सुपर कंप्यूटर को यूज़ कहाँ पे किया जाता है? रिसर्च वगैरह में, या फिर न्यूक्लियर वेपन या फिर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने हो तो वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्लाइमेट रिसर्च और वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, या फिर स्पेसशिप हो गया या सैटेलाइट लॉन्चिंग के टाइम पे जो है इनको यूज़ किया जाता है। तो ये तो थी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन साइज़ के आधार पर। अब इसके अलावा हम कंप्यूटर की वर्किंग के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि कंटिन्यूसली हमें आउटपुट देते हैं। इस तरह की वेवफॉर्म बनती है एनालॉग कंप्यूटर में। जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ग्रेजुअली आउटपुट भी राइज करती जाती है। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर हो गया या फिर सिस्मोग्राफ हो गया, ये कंटिन्यूस आउटपुट देते हैं हमें। जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते जाएंगे, स्पीडोमीटर की रीडिंग भी उसी के अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी।
बट डिजिटल कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। डिजिटल कंप्यूटर में इस तरीके की वेव फॉर्म बनती है, या तो हाई होगी या फिर लो होगी। तो आपको पता है कि हाई इनपुट या फिर आउटपुट को हम क्या मानते हैं 1, और लो इनपुट को हम क्या मानते हैं 0। तो ऐसी मशीन जो कि 0 और 1 में वर्क करती है उसको कहते हैं हम डिजिटल मशीन या फिर डिजिटल कंप्यूटर। तो ये डिफरेंस है। एनालॉग कंप्यूटर में हमें कंटिन्यूस आउटपुट मिलती है और डिजिटल कंप्यूटर में डिस्क्रीट आउटपुट मिलती है। और लास्ट इसमें आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि इनका मिला जुला रूप होता है, यानी कि कुछ हद तक ये डिजिटल भी होगा और कुछ हद तक एनालॉग भी होगा। फॉर एग्जांपल ईसीजी या फिर डायलिसिस मशीन जो होती हैं। फिर लास्ट आता है पर्पस के बेसिस पे हम कंप्यूटर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिनको हम अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस बनाना हो, कैलकुलेशन करनी हो, अकाउंटिंग करनी हो। तो ऐसे कंप्यूटर जो कि लगभग सभी काम कर लेते हैं जनरल पर्पस के, उनको जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। और नेक्स्ट आते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिनको कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट लैंडिंग हो गया या मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स हो गए, ये सारे एग्जांपल हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के। फिर इसके बाद ये सब आ गई कंप्यूटर की एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे जो है यूज़ होता है। हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को, एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, पर्सनल वर्क के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है कंप्यूटर, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और बैंक वगैरह में भी यूज़ कर लिया जाता है। मिलिट्री में कुछ एप्लीकेशंस होती है इसकी, कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। रिसर्च वर्क में कंप्यूटर का यूज़ होता है और अकाउंटिंग में भी इसका यूज़ कर लिया जाता है। तो ये थी कंप्यूटर की सभी टाइप्स। अब इसके बाद हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, जैसे सीपीयू कैसे फंक्शन करता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करिए। अब आर्किटेक्चर में सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट कुछ अलग नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल टर्म यूज़ की गई है जिसमें कि इनपुट डिवाइसेस और एनकोडिंग और डिकोडिंग सिस्टम भी आ जाता है। तो इनपुट यूनिट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये यूज़र से डाटा को एक्सेप्ट करेगा, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर उस डाटा को सीपीयू को सप्लाई कर देगा। फिर नेक्स्ट आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है, सीपीयू ने जो भी प्रोसेस करके डाटा भेजा होगा कोडेड फॉर्म में, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करता है कोडेड फॉर्म से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और फिर कन्वर्टेड रिजल्ट को यूज़र को शो कर देता है। अब इसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। तो ये भी अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था कि ये सीपीयू की वर्किंग मेमोरी होती है, इसका खुद का ही पार्ट होता है जहाँ पे ये डाटा को प्रोसेस करता है। रजिस्टर्स के डाटा को एक्सेस करने के लिए सीपीयू को कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली इस डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए सबसे फास्टर मेमोरी बन जाती है रजिस्टर्स। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना, क्योंकि ये 903 एग्जाम में पूछा गया था कि कंप्यूटर में फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी होगी, क्योंकि ये सीपीयू की खुद की ही मेमोरी होती है और इसको एक्सेस करने के लिए सीपीयू को कोई एड्रेस स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद आती है कैश मेमोरी। तो अगर रजिस्टर्स का जिक्र ना हो तो फिर फास्टेस्ट बन जाती है कैश मेमोरी। अगर रजिस्टर्स भी बीच में इंक्लूड कर लिए जाएँ तो सबसे फास्ट रजिस्टर मेमोरी ही होती है। अब सीपीयू के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस और इनपुट डाटा को मेन मेमोरी से रजिस्टर में सेंड करता है, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर्ड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है, और फिर उसके बाद आउटपुट डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है रजिस्टर से मेन मेमोरी की तरफ। और सीपीयू को आपको पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इसके अलावा सीपीयू इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और इसके साथ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है। दो सेक्शन से मिलकर बनती है, एक अरिथमेटिक यूनिट और दूसरा लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक यूनिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। और इसके साथ सीपीयू में और भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि कंपैरिजन हो गया या फिर बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट आपको पता होगा कि ये सीपीयू का ही पार्ट होता है। सीपीयू दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि उनको इंस्ट्रक्शंस भेजता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, यूज़र सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन भेजता है वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने के लिए कहाँ जाती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आई होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी पार्ट्स का यूज़ होना है उस सर्किट को एक्टिवेट कर देता है। और इसके अलावा ये सीक्वेंस को भी मेंटेन करके रखता है, यानी कि जिस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन आई है उसी सीक्वेंस में आउटपुट भी मिल रही है या नहीं।
अब इसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये CPU की वर्किंग मेमोरी होती है। फिर नेक्स्ट यूनिट आ जाती है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। अब मेमोरी यूनिट दो टाइप की मेमोरी से मिलकर बनती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वो डाटा स्टोर करती है जिस पे कि कंप्यूटर करंटली वर्क कर रहा है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। अब रैम क्या चीज़ होती है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिस भी डाटा पे आप करंटली वर्क कर रहे हैं वो जाके कहाँ पे लोड होता है, रैम में। यानी कि कोई भी फाइल है या कोई भी एप्लीकेशन है जिसको आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन किया है तो वो टेम्परेरली कहाँ पे स्टोर रहती है, रैम में। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि आप बाकी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहाँ पे लोड होता है, रैम में। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल। रैम एक चेंजेबल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें जो भी डाटा होगा वो टेम्परेरी होगा। जैसे ही आपने पावर सप्लाई बंद की तो रैम का डाटा लॉस हो जाता है। अब इसके बाद रैम की भी अलग अलग टाइप्स आती हैं, जैसे कि डायनामिक रैम हो गया। तो इस टाइप की रैम पहले आती थी जो कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती। तो इस टाइप की रैम का एक ड्रॉबैक था कि इनको कॉन्स्टेंटली रिफ़्रेश करना पड़ता था, अदरवाइज़ इसका डाटा जो है इरेज हो जाता था। फिर नेक्स्ट इसके बाद आई स्टैटिक रैम, शॉर्ट में जिसको SRAM भी कहा जाता है। तो इस टाइप की रैम थोड़ा फास्ट थी और डायनामिक रैम से थोड़ा कम वॉलेटाइल थी, यानी कि इसको बार बार जो है रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती थी। बट इसका एक डिसएडवांटेज था कि इस टाइप की रैम को रन करने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती थी और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। फिर नेक्स्ट इसके बाद आई SD रैम, यानी कि सिंक्रोनस डायनामिक रैम। तो ये भी डायनामिक रैम की ही एक टाइप थी जो कि हाई क्लॉक स्पीड पे रन करती थी। अब इसके अलावा कुछ और रैम की टाइप्स है जो कि आजकल यूज़ की जाती हैं, जैसे कि सिंगल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम यानी कि SDR SD रैम, और डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम यानी कि DDR SD रैम, और ग्राफिक्स डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम। तो इस टाइप की रैम को ग्राफिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा कुछ सेकेंडरी मेमोरीज जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, SSD होगी या फिर ऑप्टिकल ड्राइव्स होगी, इसको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए अटैचमेंट का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट आते हैं उसमें SATA यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये सीरियल टेक्नोलॉजी है, तो इसमें डाटा सीरीज़ में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि एक के बाद एक बिट लाइन में ट्रांसफ़र की जाएंगी। और इसके अलावा PATA यानी कि पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है और इसमें डाटा पैरेलली ट्रांसफ़र होता है, यानी कि बहुत सारी बिट्स जो है पैरेलली एक साथ ट्रांसमिट की जाती हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि ये चेंज नहीं होती। मतलब इसमें आपने एक बार प्रोग्राम राइट कर दिया तो वो फिर दोबारा चेंज नहीं हो पाएगा। और रोम को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, बूटअप प्रोसेस के लिए। आपको पता होगा जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है तो रोम में एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है बायोस, सबसे पहले वो स्टार्ट होगा। बायोस क्या करता है, बूटअप प्रोसेस को इनिशिएट करता है, यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करेगा, जिसमें कि सभी डिवाइसेस को चेक किया जाता है कि वो कनेक्टेड है या नहीं और प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद बायोस क्या करता है, बूटस्ट्रैप लोडर को इन्वोक करेगा और बूटस्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड कर देता है। अब इसके बाद अलग अलग टाइप की रोम आती है, इनमें से सबसे पहली है MROM यानी कि मास्क रोम। तो मास्क रोम में जो भी प्रोग्राम होता है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही हार्डवायर के जरिए इंस्टॉल कर दिया जाता है और इस टाइप की रोम ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि PROM। तो इस टाइप की रोम को यूज़र एक बार प्रोग्राम कर सकता है, एक बार यूज़र ने इसमें प्रोग्राम डाल दिया तो फिर उसके बाद उस प्रोग्राम को चेंज नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट आता है EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस टाइप की मेमोरी में एक और फीचर ऐड कर दिया गया, यानी कि जो भी प्रोग्राम आप इसमें डालेंगे उसको आप इरेज भी कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करके। और इस टाइप की रोम में बायोस सॉफ्टवेयर सेव किया जाता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर नेक्स्ट इसके बाद आती है EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि इसका जो डाटा होगा उसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ये EPROM की तरह ही वर्क करती है। और इसका इस्तेमाल भी बायोस चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा एक अनकन्वेंशनल टाइप की रोम आती है, फ्लैश रोम कहते हैं जिसको। तो फ्लैश रोम भी बेसिकली एक पेन ड्राइव की तरह डिवाइस होता है जिसको कि आप एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये दो टाइप का होता है, नॉर फ्लैश और नैंड फ्लैश। और नॉर और नैंड यहाँ पे बेसिकली लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये तो थी प्राइमरी मेमोरी। अब इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि ये चेंज नहीं होगी। एक बार इसमें आपने जो डाटा सेव कर दिया वो वैसे का वैसा ही रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है CPU उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सबसे पहले उस डाटा को प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है और फिर CPU उसको एक्सेस करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि SSDs, जो कि आजकल कंप्यूटर्स में यूज़ होती हैं। तो ये मेमोरीज बेसिकली फ्लैश स्टोरेज टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं, यानी कि इसमें डाटा इलेक्ट्रिकली स्टोर किया जाता है। इन स्टोरेज डिवाइसेस में सिलिकॉन चिप्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल करंट को स्टोर करके जो है डाटा को सेव किया जाता है। अब इस टाइप की मेमोरी में कौन कौन से डिवाइसेस आ जाते हैं? USB ड्राइव और SSD, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में CD हो गया, DVD हो गया या फिर ब्लू-रे डिस्क हो गया। इन सभी डिवाइसेस को ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो डाटा होता है उसको रीड या राइट करने के लिए हम लेजर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस नाम से ही क्लियर है कि इसमें डाटा मैग्नेटिकली स्टोर किया जाएगा। इस टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस में हम क्या करते हैं कि एक मेटल की डिस्क ली जाती है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो इस तरह से इस डिस्क को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करके उसमें डाटा स्टोर किया जाता है। अब मेटल की डिस्क में डाटा को स्टोर कैसे किया जाता है? इसमें छोटे छोटे सेक्शंस बने होते हैं, तो उन सेक्शंस को या तो मैग्नेटाइज किया जाएगा या डीमैग्नेटाइज किया जाएगा। तो मैग्नेटाइज सेक्शन जो है वो बाइनरी डिजिट 1 को रिप्रेजेंट करता है और डीमैग्नेटाइज सेक्शन बाइनरी डिजिट 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से इसमें डाटा स्टोर किया जाता है। और इसके अलावा SSD में से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो फ्लैश टेक्नोलॉजी, ये चीज़ आप याद रखेंगे। USB ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव हो गए या SSDs हो गई, ये फ्लैश टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। तो ये तो थी सेकेंडरी स्टोरेज की 3 मेन टाइप्स। अब एक्चुअल में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हार्ड ड्राइव्स। तो हार्ड ड्राइव्स क्या करते हैं? डाटा को मैग्नेटिकली स्टोर करते हैं। और मैग्नेटिकली डाटा कैसे स्टोर होता है वो चीज़ मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें भी एक डिस्क लगा होता है, यानी कि प्लेटर लगा होता है, जो कि 5400 टू 15000 RPM पे रोटेट करता है और मैग्नेटिकली इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद आती है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहले तो आती है CD-ROM, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। और क्योंकि ये रीड ओनली है तो इसलिए इसमें डाटा को राइट नहीं किया जा सकता और स्टैंडर्ड जो इसका साइज़ आता है वो 640 MB तक आता है। फिर नेक्स्ट आता है CDR, और R का मतलब है रिकॉर्डेबल। तो इस टाइप की CDs को राइट वंस रीड मैनी भी कहा जाता है, यानी कि एक बार आपने इसमें डाटा राइट कर दिया तो फिर दोबारा इसमें डाटा आप राइट नहीं कर सकते, बट बार बार उसको आप यूज़ कर सकते हैं डाटा को रीड करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है CD-RW। RW का मतलब होता है री राइट, यानी कि एक बार आपने डाटा राइट किया और उसके बाद उसको इरेज करके आप उसमें दोबारा से डाटा डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है DVD, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। तो इसकी वर्किंग भी CDs की तरह ही होती है, बट इसका स्टैंडर्ड साइज़ जो आता है CD से ज़्यादा आता है। 4.7 GB तक का इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है। और WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। फिर नेक्स्ट आता है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर करती है और ये 3 टाइप के स्टैंडर्ड साइजेस में आती है। सबसे पहले आती है 3.5 mm की फ्लॉपी डिस्क, जो कि 1.44 MB की होती है। फिर उसके बाद आती है 5.25 mm की डिस्क, जो कि 1.2 MB की होती है। और फिर नेक्स्ट आती है 8 mm की डिस्क, जो कि 82 to 40 KB की होती है। तो ये फ्लॉपी डिस्क के साइजेस जो है आप याद रखिएगा, ये पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक टेप्स। तो इनको पहले यूज़ किया जाता था साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर पिक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो ये भी एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क की होती है, बट इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनका स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर होता है और ये टेराबाइट्स में डाटा को स्टोर कर सकती हैं। इसके अलावा एक ब्लू-रे डिस्क भी आती है, जिसका कि स्टैंडर्ड साइज़ 25 टू 50 GB तक होता है। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क की होती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट आती है फ्लैश ड्राइव्स। तो इनको USB ड्राइव या फिर पेन ड्राइव भी कहा जाता है। ये पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, यानी कि इनको कैरी करना जो है बहुत ईजी होता है और ये डिवाइसेस भी फ्लैश टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जिप डिस्क। तो जिप डिस्क भी फ्लॉपी डिस्क की तरह ही वर्क करता है, बट इसका साइज़ जो है फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होता है। ये 250 MB से 750 MB तक के साइज़ में आती है। फिर नेक्स्ट आता है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ स्टोरेज एरिया दैट होल्ड्स द फाइल ऑन हार्ड ड्राइव फॉर रिट्रीवल व्हेन कंप्यूटर रन्स आउट ऑफ रैम। इसका मतलब क्या है? मान लो आपके सिस्टम की रैम है 4 GB और आपने उसमें कोई प्रोग्राम रन कर दिया 6 GB का, तो एक टाइम पे रैम में इस एप्लीकेशन का 4 GB ही स्टोर होगा और बाकी का जो 2 GB बचा उसको स्टोर किया जाता है हार्ड ड्राइव में। तो इस तरीके से एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर ली जाती है
फिर इसके बाद आता है प्रोटेक्टेड मेमोरी। तो प्रोटेक्टेड मेमोरी क्या होती है, प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दी जाती है कि इस प्रोग्राम की कोई भी फाइल होगी वो इसी मेमोरी एरिया में स्टोर की जाएगी, इससे बाहर उसको स्टोर नहीं किया जाएगा, तो उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड मेमोरी। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके अलावा रह गए रजिस्टर्स, और कौन कौन से टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी और बायोस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।